साथियों नमस्कार, मैं 19 सिंह टारगेट विथ 19 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये दिल्ली सल्तनत चल रहा है। ये दिल्ली सल्तनत में अभी इल्तुतमिश ख़त्म हुआ है और कुतुबुद्दीन ऐबक इससे पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। आज इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान और बहराम शाह और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बलबन पढ़ेंगे। ये रज़िया बेगम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, जबकि पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि कोई महिला शासिका जो कि उत्तराधिकारी घोषित होती है, और ये इल्तुतमिश घोषित करते हैं। ग्वालियर से लौटने के बाद इल्तुतमिश रज़िया को सुल्तान घोषित करते हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाते हैं, जिससे कि रज़िया को जो है गद्दी पे बैठाया जा सके। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद योग्यता के मामले में रज़िया अपने भाइयों से बढ़कर थी, इसलिए रज़िया को सुल्तान घोषित किया गया। और दूसरा, रज़िया अपने बहुत ही जो उसके दुश्मन थे, अपने विरोधियों का सामना करते हुए, जिसमें ऐतगीन और अल्तूनिया जैसे विरोधियों का सामना किया और गद्दी प्राप्त की। और उसमें दिल्ली के जो लोकल स्थानीय लोग थे वो रज़िया का साथ दिया और उन्होंने बैठाया। इसके लिए रज़िया ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था और रज़िया को गद्दी पे बैठी। रज़िया जब गद्दी पर बैठती हैं, उसके बाद ये टोपी और कोट पहन के पुरुषों जैसे वस्त्र धारण करके शासन शुरू किया। और इसके बाद ये अपने ही भाई बहराम शाह द्वारा कैथल के युद्ध में मारी जाती है, जिसमें ऐतगीन विरोधी होता है इसका। हालांकि अल्तूनिया इसके साथ होता है, लेकिन फिर भी कैथल के युद्ध में ये 1240 ईस्वी की बात है, उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 साल ये शासन करती है। 1236 से 1240 तक रज़िया का बहुत ही अल्पकाल तक शासन रहा। उसके बाद बहराम शाह के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पद का सृजन होता है, जिसको एक नाइबे मुमलकत एक वजीर का पद, ये वजीर के बराबर प्रधानमंत्री का पद है, बहुत बड़ा पद है। इसका सृजन बहराम शाह के समय में हुआ। और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आते हैं। हालांकि मशहूद खां, थोड़े समय के लिए मशहूद खां भी आते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। नासिरुद्दीन शाह ये लंबे समय तक 1265 ईस्वी तक शासन करता है, और जिसमें बलबन का बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बलबन मसूद शाह के काल में ही अमीर हाजिब के पद पे बैठता है। और उसके बाद नासिरुद्दीन के काल में 20 वर्ष तक नायब मुमलकत यानी वजीर के पद पर रहा है बलबन। और इसी नाते बलबन सारी गतिविधियों को बहुत ही गौर से देख रहा था, और अपने शासन व्यवस्था में सबसे पहले ही जब वो बैठता है तो 40 सदस्यों का जो अमीरों का वो होता है समूह, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, सबसे पहले उसको समाप्त कर देता है। और बलबन, जिसको इल्तुतमिश ने एक प्रशासनिक ढांचा दिया था और एक जो है सुल्तान की उपाधि ली थी, एक भारत में एक सामंतवादी प्रथा खत्म करके एक भारत की रूपरेखा तैयार करके उसको सृजित किया था, उसको बलबन ने एक सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत ढांचा प्रदान किया था दिल्ली सल्तनत को, भारत को दिल्ली सल्तनत में। तो आज हम रज़िया और उसके बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह और मशहूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इतिहास है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम बलबन का इतिहास देखेंगे। तो फैक्ट वाइज हम लिख लेते हैं, फिर विश्लेषण भी कर लेते हैं। रज़िया का 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका पीरियड होता है। ग्वालियर से आने के बाद इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और चांदी के टंके
पर उसका नाम, उसका मतलब रजिया का नाम, रजिया का नाम अंकित करवाया। इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय लोग थे, उन्होंने उनसे अपना जो है रजिया, अपना जो है गद्दी पे बैठने के लिए अनुरोध करती है, जिससे वो लोग उसका समर्थन भी करते हैं और ऐसा करने के लिए वह लाल वस्त्र धारण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है। दोनों बातें, जितनी भी फैक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे एग्जाम में आए हैं और सारे को सारे को इतिहास क्लियर करेंगे। एक एक फैक्ट बिल्कुल इतिहास को बिल्कुल निरंतरता में लाएंगे और इतिहास आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा फैक्ट है, रजिया जनता के दरबार में लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर या धारण करके न्याय की मांग की। फिर 1240 ईस्वी में सरहिंद के जो वहाँ पे सरहिंद में जो सूबेदार थे, उनसे अल्तूनिया का विद्रोह कर दिया। तो वहाँ पूरी बात लिख लेते हैं फैक्ट के रूप में। 1240 ईस्वी में 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह दिल्ली पे गद्दी पे बैठाया और जिसमें अल्तूनिया और एक नाम और आता है ऐतगीन, जिसने बहराम शाह का साथ दिया था। अब ये बहराम शाह से एक कैथल का युद्ध होता है, जिसमें रजिया और जो है अल्तूनिया, हालांकि अल्तूनिया बाद में उसके साथ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु, उसको मार देता है, उसका भाई हत्या कर देता है। तो अक्टूबर 1240 की बात है ये, हम लिख लेते हैं। अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के युद्ध में बहराम शाह अक्टूबर 1240 में कैथल के युद्ध में बहराम शाह द्वारा रजिया पराजित होती है। और बहराम शाह द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम आगे एक फैक्ट देखते हैं। एल्फिंस्टन रजिया के बारे में कहते हैं कि अगर रजिया
स्त्री ना होती, उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों में स्त्री ना होती और वह पुरुष होती, तो भारतीय इतिहास में एक महान शासक को गिनी जाती और महान शासक बनती। एल्फिंस्टन ने ऐसी बात कही थी। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि किसने अगर कहा कि स्त्री वो ना होती तो महान शासक बनती, तो फैक्ट के रूप में हम लिख लेते हैं कि एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के इतिहास में एक महान शासकों में होता या लिया जाता, महान शासकों में लिया जाता, उसका नाम महान शासकों में लिया जाता। इसको साथियों आप एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्वालियर से लौटने के बाद इल्तुतमिश ने चांदी के टंके पर रजिया का नाम अंकित कराता है, जिससे वो उसको उत्तराधिकारी घोषित करता है और यह लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगती है वहाँ के स्थानीय अमीरों और लोगों से। फिर 1240 में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया अमीरों के साथ बहराम शाह का साथ देते हैं और युद्ध होता है। फिर उसके बाद कैथल का युद्ध जो होता है अक्टूबर 1240 में, कैथल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहराम शाह द्वारा रजिया पराजित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैथल का युद्ध। और उसके बाद एल्फिंस्टन कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के इतिहास में महान शासकों में लिया जाता। इतना साथियों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मुइजुद्दीन, बहराम शाह और नासिरुद्दीन और अलाउद्दीन ये नासिरुद्दीन महमूद के बारे में लिख लेते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में, मुइजुद्दीन बहराम शाह ये 1240 से लेके और 1242 2 वर्ष तक केवल शासन करता है। और इसके शासन व्यवस्था का केवल मुख्य एक ही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह एक नवीन पद सृजित करता है, नायबे ममलकत। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। अपनी शासन या यहाँ पे बहराम शाह पूरा लिख लेते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह अपने शासन के दौरान, अपने शासन सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए एक नवीन पद, नायब ए मुमलकत, नायब ये मुमलकत की स्थापना करते हैं, की स्थापना करता है या की स्थापना की। इस पद पर बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम था यदगीन। इसने बहराम शाह का साथ दिया था।
तो इसीलिए इस पद पर सबसे पहला बैठा। लिख लेते हैं, सर्वप्रथम इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम, बैठने वाले व्यक्ति का नाम ऐतगीन था। ये इसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है कि नायब ममलकत का पद किसके काल में सृजित हुआ, तो बहराम शाह के काल में सृजित हुआ। और यह एक वजीर की भात नायब ममलकत मतलब सारे जितने भी अमीर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पद ये है। तो इस नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और ये एग्जाम में आता भी है। और सबसे पहला व्यक्ति ऐतगीन था। ये बहराम शाह से मात्र इतना ही प्रश्न आ सकता है। अब हम मशहूर अलाउद्दीन मशहूद शाह के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि यह अमीर हाजिब एक पद बनाता है जो बलबन की नियुक्ति करता है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अलाउद्दीन मशहूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से लेके और 1246 तक, 46 ईस्वी तक ये शासन करता है। इसके शासन की जो मुख्य बात है वही हम लोग लिख लेते हैं कि बलबन अमीर हाजिब सबसे पहले बलबन को अमीर हाजिब पद पर नियुक्त करता है। अमीर ये हाजिब पद पर नियुक्त करता है। और ये मात्र 4 वर्ष तक ही शासन किया और इसका शासन सत्ता व्यवस्था उतनी सुदृढ़ या इतनी अच्छी नहीं रही है। फिर भी उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आ जाते हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट व्यक्त है, लंबा शासन व्यवस्था चलता है। और दूसरी बात, इसी के काल में बलबन पूरा उस पर हावी हो जाता है और 40 वर्षों में 20 वर्ष तक बलबन 20 वर्ष तक इसके साथ जो है वो शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और वह हाजिब के साथ साथ और नाइब ममलकत का भी पद धारण करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। और नासिरुद्दीन ने उसे उलूग खां का उपाधि भी दिया था। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये 1246 से और 1265 ईस्वी तक इसने शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने नासिरुद्दीन महमूद ने 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की तथा ये नासिरुद्दीन महमूद ये 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की तथा सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ सेना के पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे ममलकत का पद दिया।
नायब ए ममलकत का पद दिया। ये नायब ममलकत का मद और सेना पर पूर्ण नियंत्रण और इस पूरा का पूरा बलबन का इस पर पूरा का पूरा अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि बलबन जब आता है तो उसको शासन व्यवस्था से 20 वर्षों तक जिस तरह उसने व्यवस्था किया था, बहुत कुछ अनुभव मिला था, जिससे कि बलबन बहुत अच्छा काम कर सका और भारत को एक जो नींव रखा था इल्तुतमिश ने, जो वास्तविक सत्ता की स्थापना की थी, उसको एक बहुत ही मजबूत ढांचा प्रदान किया। तो या इस तरह कहें कि जो ढांचा दिया था उस ढांचे को एक मजबूत दीवारों से उसने बांध दिया। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। एक चीज़ रजिया के बारे में थोड़ा सा छूट गया था, तो हम ये लिख लेते हैं कि रजिया जो उसके वस्त्र, पर्दा प्रथा का जो वस्त्र था रजिया के बारे में, ये हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। रजिया ये 1236 से 1240 ईस्वी। यहाँ पे एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कुछ छूटने ना पाए और कोई भी फैक्ट छूटने ना पाए, नया फैक्ट, पुराना फैक्ट, सब कुछ, क्योंकि एग्जाम में दिल्ली सल्तनत एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुगल काल भी इम्पॉर्टेंट है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के भांति या पुरुषों के समान कूबा मतलब कोट और कुल्ला ये टोपी कहते हैं। मतलब वो कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी और वह स्वयं शासन सत्ता संभालती थी और वह स्वयं शासन सत्ता व्यवस्था संभालती थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा वीडियो में रजिया हमने पढ़ा, रजिया के बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। एक बार फिर हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। रजिया के नाम पर इल्तुतमिश ग्वालियर से लौटने के बाद अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित करता है, चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित कराता है। फिर रजिया लाल वस्त्र पहन के जो है वहाँ के स्थानीय लोगों से न्याय मांगती है और फिर बाद में वह कोट और टोपी लगा के दरबार में बैठती थी और शासन सत्ता व्यवस्था खुद देखती थी। और कैथल के युद्ध में 1240 में बहराम शाह अल्तुनिया और एदगीन को मिला करके और कैथल के युद्ध में उसकी हत्या कर देती है। हालांकि उससे पहले सरहिंद में अल्तुनिया का जो है विद्रोह होता है और बहराम शाह अमीरों को मिलाकर और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। फिर बहराम शाह आते हैं। बहराम शाह के दो बहुत महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं, जैसे कि नायबे ममलकत, बहराम शाह के ही समय में नायबे ममलकत का पद सृजित हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे पहले उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति का नाम था एतगीन। फिर उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मशहूद शाह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो अमीर हाजिब का पद है वह बलबन को देता है, बलबन को बनाता है, अमीर हाजिब पर बैठाता है। और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का समय आता है
जिसमें नासिरुद्दीन महमूद के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सबसे पहले उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी तथा बलबन को सेना पर नियंत्रण स्थापित करने का जो है प्रदान किया तथा नायब मुमलकत का पद प्रदान किया, जिससे नायब मुमलकत के बनने के बाद वजीर का पद मिला और उस 20 वर्ष तक उस पद पर रहा। और उसके बाद बलबन 40 वर्ष तक शासन करता है, तो 20 वर्ष पहले ही वो एक तरह से वो सुल्तान तो नहीं था, लेकिन एक तरह से वजीर बन के वो एक सुल्तान की भांति काम किया। उसने अनुभव प्रदान लिया और इस अनुभव का अपने सुल्तान बनने के बाद प्रयोग किया। तो फिर हम अगले वीडियो में साथियों बलबन पढ़ेंगे। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।